आप लोगों का ऑनलाइन यानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने देखा था वो देख लिया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल में जिस ऐसा पोल जिसमें दो पोल होते हों और वो बहुत मिनिमम डिस्टेंस पे होते हैं, वो हमने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल था। और उसके बारे में हमने देख लिया था कि अगर पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिंगल चार्ज के कारण या डाइपोल के कारण है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो उसी के हमने एक्सियल पे देख लिया था, डाइपोल के एक्सिस पे देख लिया था, और डाइपोल से इक्वेटोरियल लाइन पे भी, डाइपोल एक्सिस के इक्वेटोरियल लाइन पे भी हमने क्या किया था, देख लिया था। उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग जो है अगला वीडियो बना रहे हैं, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको अब जो हमारा नया टॉपिक है वो देखना है, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें दो चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमारे पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो है क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले अगर बनाना चाहें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फॉर्म करेंगे, मैं लास्ट टाइम में आपको बता भी चुका। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल हों और इक्वी डिस्टेंस हों, they will call as यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके बीच का सेपरेशन देखिए ध्यान से, सेम है। इसके जो मैग्नीट्यूड है, एरो का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, ठीक है। चाहे इसका ले लीजिए, इनके बीच के सेपरेशन ले लीजिए, वो भी सेम है। तो ऐसे फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी के एरोज अगर आपस में बराबर हैं, उनके जो एरो हैं दो वेक्टर क्वांटिटी के, यानी कि अगर एक सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लिया हुआ है, दूसरा अगेन अगर ऐसे 10 न्यूटन का मैं फोर्स लूँ, तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं। बराबर कैसे हैं, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को बदल के इधर कर देता हूँ 10 न्यूटन, तो ये क्या हो गया, ये इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये दोनों का एडिशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये और ये फोर्स जो है, पहला फोर्स और दूसरा फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में है, और एरो की जो है क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या है, बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, अगर पैरेलल लाइंस हमने बना दी हैं, उनके बीच की स्पेसिंग सेम की है, तो वो क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको प्रोड्यूस करने का मैंने आपको तरीका भी बता रखा है कि क्या हुआ होगा। एक हमारे पास कोई रॉड रहा होगा पॉजिटिव, जिसपे हमने किसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज डाल रखा है। सपोज ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कोई जरूरी नहीं कि ये भी मैं बता चुका हूँ, इधर डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन हमको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम जो है इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको समझ में आ गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है, ए डाइपोल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको रखा गया, एक डाइपोल को रखा गया है। अब डाइपोल को आप तीन तरीके से रख सकते हैं, किसी भी फील्ड में डाइपोल को आप तीन तरीके से रख सकते हैं। पहला, आप डाइपोल की डायरेक्शन में ही रख लीजिए। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, सपोज कीजिए मेरे पास अगर डाइपोल है, पेन जो है, पेन का जो बैक साइड है वो एक पोल है, पेन का जो फ्रंट साइड है जो उसको वो दूसरा पोल है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने रख दिया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल क्या हो गया, थीटा, क्या हो गया, जीरो हो गया। अब और कैसे रख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी रख सकते हैं, परपेंडिकुलर भी रख सकते हैं, एलोंग रख सकते हैं, यानी कि पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रख सकते हैं। अब इनके बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे अपोजिट भी रख सकते हैं। अब थीटा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में 180 डिग्री हो गया। यानी कि अगर हमारे पास डाइपोल है, अगर हम दो या कोई भी पर्टिकुलर केस लेंगे, 0 डिग्री वाला केस लें या फिर 90 डिग्री वाला केस लें या फिर 180 डिग्री वाला केस लें, तो ये बार बार सिंपल केसेस के लिए डिस्कशन करने से अच्छा है एक जनरल केस हम लोग ले लेंगे कि जो हमारा डाइपोल रखा गया है, जिसका डाइपोल मोमेंट P है। ये डाइपोल मोमेंट अगर इसका P है, हमेशा
ये बाई कन्वेंशन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। डाइपोल मोमेंट को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे ले लिया, यानी कि जो हम एक्सप्रेशन बनाने वाले हैं, जो हम फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं टॉर्क के लिए, उसमें थीटा आने वाला है। और थीटा अगर एक बार आ गया हमारे फॉर्मूले में तो हम क्या करेंगे, थीटा को वेरी करके जिस भी एंगल पे चाहें हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क को निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने ना 0 डिग्री पे लिया है, ना हमने 90 डिग्री पे लिया है, ना परपेंडिकुलर लिया है, और ना ही हमने किस पे लिया है 180 डिग्री पे या किसी एंगल पे नहीं लिया, हमने थीटा पे ले लिया। अब जितना डाइपोल को आप चाहें जितने एंगल आप क्या करें, रोटेट कर लें और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसके रिलेशन को देख लें और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है ये भी देख लें। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएंगे, फिर उसमें डाइपोल को कैसे रखेंगे, डाइपोल को थीटा एंगल पे क्यों रखा गया, ये भी हमको पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, डाइपोल में हम लोग जानते हैं 2 पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है। अब देखते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। जब उस पर फोर्स लगेगा, मैंने आपको बताया है कि एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई, ठीक है। अब अगर ये Q जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने लेके बताया, प्रोटॉन्स के लिए लेके बताया, तो जो F की डायरेक्शन आएगी वो भी क्या आ जाएगी, प्लस Q इंटू ई। जिसपे फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। ये देखिए हमने क्या है, ये फोर्स जो कहाँ लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगा हुआ है। वैसे ही अगर हम निगेटिव चार्ज ले लें तो यही जो हो जाता है एफ क्यू इंटू ई हो जाता है, लेकिन क्या साइन आ गया यहाँ पे, माइनस साइन आ गया। ये बताता है कि जो फोर्स काम कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। इस केस में क्या हुआ, जो फोर्स लग रहा है वो जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया है, एंटी पैरेलल हो गया है। तो वैसे ही आप ध्यान से देखिए, यहाँ निगेटिव चार्ज पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि इस पे फोर्सेस कैसे लगेंगे, डाइपोल पे फोर्सेस क्या लगेंगे। डाइपोल के बीच का जो हमने डी लिया हुआ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस डी है, जो कि हमेशा हम क्या लेते थे, 2a ले लिया करते थे, या 2a लिया करते थे, या 2l लिया करते थे हमेशा, क्योंकि सारा कैलकुलेशन क्या होता था, सेंटर ऑफ डाइपोल से होता था, जहां डाइपोल का क्या होता था, हमारा सेंटर होता था। अब हमको इस पे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। हमने देखा कि एक डाइपोल है जिसपे क्या कर रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग जानते हैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर ये है, अगर इसके मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन को ना चेंज करते हुए इसको स्पेस में कहीं भी आप मूव कराइए तो उस फोर्स की वैल्यू या उस वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अगर यहाँ पे ये लगा हुआ है तो अगर मैं इसके लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा दूं तो यानी कि ये फोर्स क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो एफ, ये जितना ही इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट हैं। जब इक्वल एंड अपोजिट हैं तो सपोज कीजिए ये मेरे पास पेन है, जितना फोर्स मैं पेन पे इधर लगा रहा हूँ उतना फोर्स इधर लग रहा है, पेन किसी तरफ मूव करेगा, बिल्कुल नहीं, ये रेस्ट पे रहेगा। वैसे डाइपोल हमारा क्या रहेगा, इस पे जो नेट फोर्स आने वाला है वो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। कैसे, वो देखेंगे, अभी देखते हैं ध्यान से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E, ये हम लोग देख चुके हैं, इन सच अ वे दैट इट्स डाइपोल मोमेंट P, जो डाइपोल मोमेंट P था वो क्या कर रहा है, मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में वो क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, जो कि हमने इसमें देखा था। अब इतने को देख लेते हैं। हमारे पास एक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका स्ट्रेंथ E है उसमें रखा गया है, और डाइपोल क्या कर रहा है, इसका जो डाइपोल इसके जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के P की तरफ होता है। ये हमारा देखो P हो गया, जो कि क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये यही डायरेक्शन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है।
द चार्ज ऑफ डाइपोल आर माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एट सेपरेशन 2l। ये कितने सेपरेशन पे है? 2l। जो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था, स्मॉल जो है डिस्टेंस d दिखाया था, इसको बताया था हम क्या लेते हैं डाइपोल की हमेशा लेंथ 2l लेते हैं, सो दैट हम इजीली क्या कर सकें, इसके सेंटर से कैलकुलेशन कर सकें। सेंटर से जब कैलकुलेशन करने आएंगे तो ये l हो जाता है और ये क्या हो जाता है, l हो जाता है, तो हमारे कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ये पढ़ ही चुके हैं हम लोग। तो जो डाइपोल मोमेंट है वो किससे डिनोट किया जाता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l से। डाइपोल मोमेंट इसका P इंटू क्यू एल, इसके बारे में हम लोग वैसे भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो फोर्स है इस पे, जो फोर्स काम कर रहा है पहले पॉजिटिव चार्ज पे, उसी की हम लोग बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, उस पे जो फोर्स काम कर रहा है, द फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू पे जो फोर्स लग रहा था F1 हमने उसका नाम दिया, Q इंटू ए लग रहा था। इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। उसकी डायरेक्शन क्या थी, आप सभी को पता है, कुछ इस तरीके से हमारा डाइपोल रखा था, इस डायरेक्शन में लग रहा था, जो कि F1 बोला गया। ये क्या हो गया, Q इंटू ई हो गया। और यहाँ पे क्या रखा था, यहाँ पे प्लस क्यू रखा था, प्लस क्यू रखा गया था, और यहाँ पे क्या रखा गया था, हमारा माइनस क्यू रखा गया था। अब द फोर्स ऑन द चार्ज प्लस क्यू, अब दूसरा चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस क्यू होना चाहिए था। क्या हो गया यहाँ पे, माइनस क्यू। तो क्या काम करेगा, क्यू इंटू ई ही उतना ही काम करेगा, लेकिन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो अभी इधर लग रहा था, ये क्यू इंटू ई लग रहा था पॉजिटिव चार्ज पे, तो वही क्या हो गया, यहाँ निगेटिव चार्ज पे हमारा क्या लगा, माइनस क्यू इधर लग गया, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये थी, उसके अपोजिट लग गया। तो अब सो द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ इज इक्वल टू F1 माइनस F2 हो गया। ठीक है, तो जब F1 माइनस F2 करेंगे, दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या हो जाने वाला है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके क्या जाएंगे, जीरो। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो है, तो ऑब्जेक्ट जो है कभी भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर सकता है, तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकता है। और अगर इस पे नेट फोर्स जीरो है, तो अब ये क्या करेगा, इस पे जब नेट फोर्स जीरो है तो ये कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं इधर जाएगा, नहीं इधर जाएगा, नहीं इधर जाएगा, नहीं इधर जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन जीरो हो गया। वहीं अगर हम लोग जो है अब इस पे टॉर्क की बात कर लें, चूंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं, तो डाइपोल क्या करेगा, वो अपने आप को रोटेट करने की कोशिश करेगा, अपने आप को रोटेट करके वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, सो दैट कि वो क्या करे, खुद को स्टेबल कर ले, स्टेबल कंडीशन में ले आए। जैसे अभी मैं पेन को छोड़ दूं तो ये अर्थ की तरफ जाएगा, खुद को स्टेबल करने की तरफ जाएगा। वैसे ही जब इस पर फोर्स काम कर रहा है, तो फोर्स काम कर रहा है तो खुद को क्या करेगा, बार बार इस तरीके से घूम के ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग देखते हैं, वही हमको कैलकुलेट करना है, टॉर्क ऑन द डाइपोल, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि नेट फोर्स तो जीरो हो गया, तो कोई भी ट्रांसलेशन मोशन इसमें होने वाला नहीं है। तो अब देखते हैं इस पर टॉर्क कितना काम करेगा। चूंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, कोई भी एक फोर्स दोनों में से ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का हमारा। मैं क्या लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया। जब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए, आगे देखते हैं यहाँ पे, तो टॉर्क को हम लोग क्या, फोर्स कितना लग रहा होता है, Q इंटू ई लग रहा है, हमेशा फोर्स जो लग रहा है Q इंटू ई लग रहा है। फोर्स जो है हमने देखा कि क्या लग रहा है हमारा, Q इंटू ई लग रहा है, क्योंकि F इक्वल टू Q इंटू ई होता है। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, Q इंटू ई हो गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के बीच में। ध्यान से देखिएगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से कैसे निकालेंगे आप। अब इस और इस फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, तो आप सिंपल सा क्या करिए, एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करिए। ये आपने ड्रॉ कर दिया, एक इसका ये वाला डिस्टेंस क्या होने वाला हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने वाला है दोनों फोर्सेस के बीच में। एक दोनों फोर्स के बीच में क्या होने वाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा थीटा हो जाएगा,
ये एंगल थीटा है, तो ये भी हमारा एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। चूंकि हमको क्या पता है, अब ये अगर थीटा हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये कौन सा रिलेशन दे सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर, जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी एन। तो क्या हो गया, बी एन डिवाइडेड बाई ये जो हाइपोटेनियस है हमारा, ये क्या आ गया, 12। तो यहाँ से अगर बी एन की हम लोग वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर की 2l साइन थीटा हमारा आ गया। तो हमको क्या मिल गया, टॉर्क के फॉर्मूले में रखने के लिए क्या मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मिल गया है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा बी एन जो था हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 2l साइन थीटा लिख दिया। अब 2l साइन थीटा अब लिख दिया हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि अभी अभी हमने आपको डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था, डाइपोल मोमेंट p जो होता है q इंटू 2l होता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, 2l और q को हमने क्या किया, एक साथ रख के हमने क्या लिख दिया, p लिख दिया, चूंकि p इक्वल टू q इंटू 2l होता है। तो इसके पहले हमने लोगों ने पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है। अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए बी, तो क्या आता है, ए बी साइन थीटा कैप एन। कैप एन क्या बताता है कि जो तीसरे वेक्टर का, इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बजाय दूसरा वेक्टर हमारा सी आएगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी इन दोनों वेक्टर के क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो अब ध्यान से देखिए, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, पी क्रॉस ई लिखा जा सकता है। टाउ इज इक्वल टू, टाउ एक सिंबल है जो टॉर्क को डिनोट करता है, इसको सिंपल सा वेक्टर फॉर्म में पी इंटू ई लिख दें। अब इसको जैसे खोलेंगे उस फॉर्मूले से, तो पी साइन थीटा आ जाएगा। अब जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी उसको जरा हम लोग देख लेते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप सभी को पता है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई है, ठीक है। अब P से क्या करिए, E की तरफ चलिए, छोटे एंगल से P से E की तरफ राइट हैंड रूल लीजिए। जैसे वेक्टर प्रोडक्ट आप बताने के लिए A क्रॉस B जब आप करते हैं, जैसे मान लो हमारा कोई वेक्टर है, ये हमारा कोई वेक्टर A था, ये हमारे पास कोई वेक्टर B है, ठीक है, ये बोर्ड के प्लेन में है। तो अगर A क्रॉस B हमको निकालना है तो क्या करेंगे, छोटे एंगल से, ये बड़े वाले एंगल से नहीं, इस वाले एंगल से नहीं, ठीक है, हमेशा छोटे एंगल से, छोटे एंगल से जो पहला वेक्टर है उससे दूसरे वेक्टर की तरफ चलेंगे, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। यानी कि ए क्रॉस बी हमारा क्या होता था, जो कि एक वेक्टर सी आएगा, वो क्या होता था, ए बी साइन थीटा कैप एन का, बस इतना सही, मतलब कि ये जो वेक्टर आने वाला है ये कैप, ये हमारा सी वेक्टर आने वाला, इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। वैसे ही आप क्या करेंगे, पी से ई की तरफ चलिए, छोटे एंगल से पी से ई की तरफ चलिए, तो हमारा क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन अभी इनटू द बोर्ड हो गया है, इनटू द बोर्ड, परपेंडिकुलर क्या हो गया है, इसके कंपैरिजन में इनटू द बोर्ड हो गया है। तो टॉर्क की डायरेक्शन हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं, और ये आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में बहुत ध्यान से भी पढ़ा होगा, टॉर्क की डायरेक्शन को कैसे बताएंगे, ठीक है। अब इससे देखते हैं हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। Thus, if an electric dipole is placed in uniform electric field, अगर किसी डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इन ऑब्लिक ओरिएंटेशन, ऑब्लिक का मतलब सीधे सीधे डायरेक्शन में ना रख के किसी एंगल थीटा पे अगर रखते हैं, इट इज एक्सपीरियंस नो फोर्स, हमने देखा था नेट फोर्स इस पे 0 था, जिससे ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हुआ था, बट एक्सपीरियंस ए टॉर्क, वो क्या करता है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, सो दैट वो खुद को क्या करे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर सके। द टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टॉर्क होता है वो डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, सो दैट कि वो क्या हो पाए, स्टेबल हो पाए। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो बार बार इसमें पूछा जाता है, इसके हम लोग जब अगला PYQ का सीरीज करेंगे तो उसमें हम लोग जो है
इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अब हमने देख ही लिया था, हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया है वो आ गया टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई सिंपली, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, पी साइन थीटा लिख दिया। अब यहाँ से इजीली हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो डाइपोल को हमको कैसे रखना पड़ेगा, मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो हमें डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। अगर हमको मैक्सिमम, तो इस डाइपोल को हमको कैसा रखना पड़ेगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू को जो है क्या रखना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। देखिए डाइपोल को आप रखेंगे इस तरीके से रखेंगे, इसके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हमको क्या मिलेगा, टाउ मैक्सिमम मिलेगा। और देखिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की, अब क्या करिए, P से E की तरफ चलिए, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ चलिए, लेकिन छोटे एंगल से, बड़े एंगल से नहीं। इधर से आएंगे तो 270 डिग्री हो जाएगा, इधर से आप आएंगे तो केवल 90 डिग्री होगा। इधर से चलिए P से E की तरफ चलिए तो क्या हो गया, इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड हो गया। और इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड कहीं भी आप देखेंगे क्लास 12th में तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी जो डायरेक्शन बताई गई है इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड बताई गई है। ठीक है दूसरा देखते हैं कि अगर हमको मिनिमम टॉर्क चाहिए, टॉर्क जो है अगर तो आप क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के आप डायरेक्शन में रखेंगे थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे थीटा जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इस पे कोई काम ही नहीं करेगा, यानी कि वो स्टेबल हो चुका होगा। इसीलिए इस कंडीशन को, जब थीटा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये आप बहुत ध्यान से ये कंडीशन जरूर आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से। यहाँ पे ये एंगल के साथ में इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, थीटा जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा टॉर्क मैक्सिमम आया है। फिर थीटा यहाँ पे हमने 0 डिग्री लिखा है, और ये बोला जाता है, हमेशा पूछा जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताइए, किस एंगल पे कोई भी डायपोल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है वो स्टेबल कंडीशन में होगा। तो आपको बताना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो अगर आप 0 डिग्री रखते हैं तो क्या आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उस पर कोई टॉर्क नहीं काम करेगा। अब जो अभी तक हमने ऐसे परपेंडिकुलर रखा था, परपेंडिकुलर तो ऐसे भी रख सकते हैं, परपेंडिकुलर ऐसे भी रख सकते हैं, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 बनेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे ही आप वैल्यूज पुट करेंगे, इस बार आप आ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारा कन्वेंशन आप सभी को पता ही है, कन्वेंशन क्या होता है एंगल मेजर करने का। अगर कोई भी एंगल मेजर कर रहे हैं तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। इधर करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि अगर इधर हम गए, यहाँ तक गए तो ये प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर यही एंटी क्लॉकवाइज आ जाते हैं, इसको क्या करते हैं, माइनस 90 लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्या कर रहे हैं, इस बार जो है 90 जो है माइनस 90 हो गए, तो यहाँ क्या रखेंगे, पी ई साइन माइनस 90 रखेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, साइन माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस पी इंटू ई इसकी वैल्यू आ गई। और निगेटिव साइन क्या बता रहा है, जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो इस वाले एंगल के कंपैरिजन में अब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखिए, अब हमारा कैसे हो गया, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। अब इधर से चलने की कोशिश करिए ई की तरफ, तो देखिए थंब किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट तो किसके, और उसको जब बाहर की मूव आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड जो होता है, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं बेटा, एक डॉट से डिनोट करते हैं। वैसा क्यों डिनोट करते हैं, मैं एक मिनट में आपको बता देता हूँ। वेक्टर को चूंकि एरो से दिखाया जाता है बेटा, एरो को क्या दिखाया जाता है, आगे की तरफ टिप होता है और पीछे की तरफ उसके फेदर होते हैं, फेदर होते हैं, तो उसको क्रॉस ऐसे ऐसे बनाया जाता है। कुछ इस तरीके से एरो की डायरेक्शन आपने देखेगी, ये हो गया, ये जो पीछे ऐसे बना रहता है, या फिर आपने ऐसे देखा होगा, मान लो ये हमने एरो बनाया, ये ऐसे, ये हमारा क्या हो जाता है, एरो हो जाता है। जब ये पीछे की तरफ आप देखते हैं, जब ये अंदर की तरफ जा रहा होता है, तो आपको क्या दिखाई पड़ता है, उसका टेल दिखाई पड़ता है। और टेल पे क्या होता है, हमारा क्रॉस का साइन होता है, इसलिए क्रॉस। जब बाहर की तरफ आ रहा होता है तो डॉट आपको दिखाई पड़ रहा था, इसलिए हम लोग पहचानने के लिए इसको क्या रखें। और अब क्या करेंगे, थीटा को हमने क्या कर दिया, 180 डिग्री कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड से साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। अगेन जो है, आप सोचिए हमारा जो है ये है स्टेबल कंडीशन है 0 डिग्री पे। अब क्या हो गया, हमारा ये आ गया 180, इनके बीच का क्या एंगल हो गया, 180 डिग्री हो गया। यहाँ भी क्या है, टॉर्क आपका मिनिमम ही है,
बट ये इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑब्वियस सी बात है, ये इसके जस्ट अपोजिट है। ये तो खुद को क्या करेगा, बार बार अलाइन करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। इसलिए इस कंडीशन को, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री को स्टेबल, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री को क्या बोला गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला गया डायपोल का, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री को क्या बोला गया, अनस्टेबल। ये इतना केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उसको हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक तरीके से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको हमने क्या किया, कवर अप कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नया टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि इसका नाम ही है, ध्यान से देखिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज ऐसे फैला हुआ है कि वो क्या है, कंटिन्यूअस है। बिल्कुल सही। ध्यान से देखते हैं कि जैसे मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो मास है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या माना जाता है, कंटिन्यूअस माना जाता है। द नोशन ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू दैट वी अडॉप्ट फॉर द कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन मैकेनिक्स। जैसे हम किसी भी मैटर को क्या मानते हैं, कंटिन्यूअस मानते हैं। मानते क्या है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखे भी हैं। तो क्या होता है, कोई भी मास को हम लोग क्या मानते हैं, कंटिन्यूअस मानते हैं। यानी कि अगर इसकी स्लाइस को ऐसे ऐसे कट करते चले जाए तो मास हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी कि एटम क्या होते हैं, बिल्कुल खुद को वो खटाखट अरेंज किए होते हैं, इनके बीच में स्पेसिंग क्या होती है, बिल्कुल पूरी तरीके से ये कंटिन्यूअस मास माना जाता है। यानी कि M1 M2 डॉट डॉट सबको Mn सबको जोड़ दिया गया, इस पूरे के पूरे रॉड का इसका मास निकल जाएगा। वैसे भी अगर आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बेसिकली न्यूट्रॉन की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि न्यूट्रल चार्जेस अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से आप डील नहीं कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रीट चार्जेस कहाँ मिलने वाले हैं। जो अभी मैं बार बार आपको स्टैटिक चार्ज का वो Q1 Q2 Q3 ऐसे ले लेके बताया, चाहे वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में बताया हो फोर्सेज के लिए, चाहे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बताया हो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो आपको बहुत रेयरली केस में वो मिलने वाले हैं। तो सिमिलरली हम लोग जो है चार्जेस को भी क्या मानते हैं, पूरी तरीके से कंटिन्यूअस मानते हैं, कंसीडर करेंगे। और ये मिलना हमारे लिए आसान। तो जैसे कंडक्टर पे हम लोग ध्यान से देखें, किसी भी कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्जेस होगा तो होता है बिल्कुल सरफेस पे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कंटिन्यूअस चार्ज मानेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि जो है आप सिंपल से आपको पता है कि अगर आप कंटिन्यूअस नहीं मानेंगे, या सिंपल सा आप एग्जांपल दीजिए, जब आप लोग क्या करते थे, ग्लास रॉड को आप सिल्क के साथ रब करते तो 1.5 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता था, ट्रांसफर हो जाता था एक बार रब करने में 1.5 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स का। तब उसको कैसे इंडिविजुअली आप ट्रीट कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात हमको कंटिन्यूअस ही मानना पड़ेगा। तो उसको कंटिन्यूअस मानेंगे। तो जब चार्जेस को हम क्या मानने वाले हैं, कंटिन्यूअस मानने वाले हैं। यानी कि जो डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम था वो हमारा चूंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत आसान कर दे रहा था, उसके लिए मैथ बनाना बहुत आसान था, उसको समझना बहुत आसान था, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत आसान था। इस वजह से हमने डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम का क्या कर ली थी, बात कर ली थी। जैसे डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की मैं बता देता हूँ, सिंपल से हमने ये Q1 चार्ज लिया था, फिर हमने क्या लिया था, 2 चार्ज लिया था, Q1 और Q2 लिया हुआ था, Q1 एंड Q2 लिया हुआ था, फिर 3 चार्ज सिस्टम। ये सब क्या है, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है। अगर चार्जेज आपके अलग अलग हैं, यहाँ से Q1 Q2 Q3 और ये करके मैंने भी दिखाया था। इसी तरीके से आप क्या करिए, स्क्वायर को ले लीजिए, कहीं Q1 Q2 Q3 एंड Q4 के लिए, ये सब डिस्क्रीट चार्ज हमारे पास डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है। वैसे ही हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, अब कंटिन्यूअस चार्ज, ये चूंकि ये ऐसे आपको मिलना तो है नहीं, जल्दी से मिलते हैं नहीं, प्रोवाइडेड कि आप एटॉमिक लेवल पे आप जाके काम ना कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के साथ डील ना कर रहे हो,
न्यूक्लियस के साथ आप डील ना कर रहे हो, एटम के साथ आप डील ना कर रहे हैं, तो हम लोग क्या मानते हैं, चार्जेस को भी क्या मानते हैं। वैसे भी एटम ठसा ठस भरा होता है किसी भी मैटर में, आप चाहे वो आप सिंगल सा वायर ले लीजिए, या कोई कॉपर की शीट ले लीजिए, या कोई आप 3D ले लीजिए, इस तरीके से कुछ भी ले लीजिए, इसमें बहुत सारे एटम, सब के सब हम लोग क्या मानते हैं, कंटिन्यूस। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कंटिन्यूस हम लोग मान रहे हैं, कंटिन्यूस चार्ज को मास के तरीके से मान रहे हैं, तो हमने मास के लिए एक क्वांटिटी डिफाइन की थी जिसको हम लोग क्या बोलते थे, डेंसिटी बोलते थे। सिंपली इसको क्या बोलते थे, मास डेंसिटी। पहला पहला हमारा क्या होता था, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन करते थे। कैसे डिफाइन करते थे, अगर कोई हमारे पास ये रॉड है, इसकी लेंथ L है, और इस पे जो इसका जो मास है वो m है, तो इसको कैसे डिफाइन करते थे, लीनियर लैम्डा इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ कर देते थे। सरफेस मास डेंसिटी कैसे डिफाइन करते थे, दूसरा सरफेस मास डेंसिटी, ये कैसे डिफाइन करते थे हम लोग, मास अपॉन एरिया है, सरफेस एरिया, या इसी को एरिया चार्ज डेंसिटी भी बोले, एरिया मास डेंसिटी भी बोले, तो एरिया हो जाता था। वैसे ही अगर हम लोग तीसरा वॉल्यूम मास डेंसिटी दिखाते थे तो क्या करते थे, मास अपॉन वॉल्यूम करते थे, और इनकी यूनिट्स भी निकालते थे। इसकी यूनिट देखिए, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैसे हम लोग यहाँ क्या डिफाइन करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कंटिन्यूस चार्ज के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा पहला, दूसरा 1 बाई 1 देखेंगे, सरफेस या फिर एरिया चार्ज डेंसिटी, तीसरा वॉल्यूम चार्ज, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, डेंसिटी डेंसिटी इसको रो से डिनोट करते हैं। तो देखेंगे आगे 1 बाई 1 इन सभी को देखेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम अपने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने बताया कि ये जो डिस्क्रीट चार्जेस थे, आप क्या कर सकते हैं, जैसे दो चार्जेस हमारे पास डिस्क्रीट चार्जेस थे Q1 और Q2, दो जो डिस्क्रीट हमारे पास चार्जेस थे Q1 और Q2, इनके कारण कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे आप एक्सियल पे ले लें डायपोल के, चाहे परपेंडिकुलर ले लें, तो इजीली आप क्या कर सकते थे उसको, जो इसके कारण चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसको क्या कर सकते थे, सिंपली अलग अलग ऐड कर सकते थे, E1 प्लस E2 कर सकते थे। तीन चार्ज थे तो उसके साथ तीसरे को भी क्या कर सकते थे, आप ऐड कर सकते थे। उसको जब अलग अलग ऐड करते हैं तो उसके लिए एक सिंबल का यूज किया जाता है, सिग्मा। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि एज अ पॉइंट चार्ज ही ट्रीट करेंगे। लेकिन इनको ऐड करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, जिसका ये सिंबल होता है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का सिंबल होता है, यूज करेंगे सभी चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे सिग्मा को हम लोग यूज करते थे सबको ऐड करने के लिए, टोटल निकालने के लिए, वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो आप क्या करिए, जाइए चैनल पे जाइए, और जो इंटीग्रेशन का वीडियो है हमारा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दो जो वीडियो कराए गए हैं उसको आप देखिए, उसको समझिए, और फिर वहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, फिर वापस से यहाँ पे आइए। तो हम लोग दो चीज़ों का यहाँ सहारा लेने वाले हैं, एक बिल्कुल इसको मास डेंसिटी के साथ एनालॉगस करने वाले हैं, और जो है चार्जेस को हम कंटिन्यूअस मानने वाले हैं, और इसके लिए हम लोग क्या है, इंटीग्रेशन का सहारा लेने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कोई वायर है, ये हमने केवल चार्जेस को दिखाया, कोई ज़रूरी नहीं, जैसे यहाँ हमने प्लस चार्जेस को दिखाया तो यहाँ आप क्या दिखा सकते हैं,
नेगेटिव चार्जेस को। अब कैसे प्रोड्यूस करेंगे जो है बाकी उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करते रहेंगे पूरे के पूरे सिलेबस में। वैसे जैसे यहाँ पे सरफेस है, यानी कि क्या हो गया, अब तक की क्या था, वन डायमेंशन था, इसमें क्या आ गया, हम लोग सरफेस आ गया, क्या आ गया, पीस ऑफ पेपर को आप लोग जानते हैं उसमें सरफेस होता है। तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, वैसे आप क्या बना सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस के लिए भी बना सकते हैं, उसके लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आएगा, इसके लिए जो आने वाला है लैम्डा आने वाला है। अगर हमारे पास कोई 3D ऑब्जेक्ट है, इसके लिए आने वाला है रो आने वाला है, इसको बोलते हैं RHO रो, इसको बोलते हैं सिग्मा, बिल्कुल वही जो आप लोग शॉर्ट्स में देखते हैं ना, सिग्मा रिप्लाई, इसको बोलते हैं लैम्डा, दे आर द ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको रो से हम देखेंगे अगर कोई वो 3 डायमेंशनल होता है हमारे पास। तो आइए वन बाय वन देखते हैं इनको कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहला हम लोग देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। हमने अभी अभी आपको बताया कि अगर कोई आपका ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो जिसमें आपको चार्जेस को डिफाइन करना हो, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। डेंसिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, कोई ज़रूरी नहीं हमेशा क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको डिफाइन करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, हमको क्या कर लें, ये मान लेते हैं इस पे चार्ज हमारा क्या है, DQ है, और ये लेंथ क्या है, DL है। ठीक है, तो हमको क्या दिखाना है, पूरा का पूरे के पूरे पे जो है कितना चार्ज आने वाला है, उसके साथ में हमको क्या डिफाइन करना है। चूंकि ये पूरा लेंथ, अगर किसी का भी लेंथ हमने क्या मान लिया, L मान लिया है, तो जो हमारे पास DL लेंथ के लिए जो चार्ज हमारे पास क्या है, DQ है। ठीक है, तो यूनिट लेंथ के लिए क्या जाएगा, यूनिट लेंथ के लिए DL लेंथ पे अगर चार्ज DQ है तो यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं इसको समझने के लिए। DL लेंथ पे अगर DQ है तो यूनिट लेंथ पे क्या आ जाएगा, DQ अपॉन DL हो जाएगा। और ऐसे ही क्या हम लोग डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, DQ अपॉन DL, इसको बोलते हैं, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ, it is defined as चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसे हम लोगों ने मास, लीनियर मास को भी, मास डेंसिटी को भी डिफाइन किया था, मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी। वैसे ही चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ध्यान से देखिए, अगर हमको टोटल चार्ज निकालना है L लेंथ पे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर DQ इज इक्वल टू हमको क्या निकालना है, लैम्डा इंटू QL। अब चूंकि इतने लेंथ पे तो जो चार्ज होने वाला हमेशा वो कांस्टेंट होने वाला है। अगर हमको टोटल निकालना है तो हमने क्या कहा था, हमने छोटे से चार्ज के कारण देख लिया था, छोटे से लेंथ पे कितना चार्ज है वो देख लिया। तब क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर हमको टोटल चार्ज चाहिए होता तो इसी को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, पूरे के पूरे जो सरफेस, पूरे के पूरे जो
हमारे पास वायर है, उस पर कितना चार्ज है वो हमको मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, Q पूरे के पूरे लेंथ पे, Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। इसकी लेंथ क्या है, जब डीएल लेंथ को सबको ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, सबको ऐड कर देगा और ये पूरी लेंथ ये है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q टोटल हमारे पास जो आ जाएगा। भाई अगर ये डीएल को आप ऐड करते जाएंगे अल्टीमेटली पूरा लेंथ, तो हमारे पास एल ही आने वाला है। तो इंटीग्रेशन का काम क्या है, डीएल आएगा। और लेमडा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो क्या है, चार्ज पर यूनिट मास है। हर पर यूनिट लेंथ के लिए चार्ज तो सेम ही होने वाला, चार्ज वेरी नहीं होने वाला, क्योंकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को इस तरीके से आप बता सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर यूनिट की मैं बात करूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर आपकी यूनिट की बात करूँ, यहाँ सिंपल से यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। सिंपल, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर। डायमेंशन अगर निकालना होगा इसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी का अगर डायमेंशन निकालना होगा तो सिंपली Q इक्वल टू क्या होता है, 80, लेंथ का क्या हो जाता है, L ही होता है। तो ये क्या हो गया, LT, ये हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब दूसरा हम लोग देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी देखते हैं। इसको हमने सिग्मा से डिनोट किया था। अगेन हम लोग जानते हैं कोई भी सरफेस ले लें, पॉजिटिव सरफेस हो हमारे पास या नेगेटिव सरफेस हो, ऐसा सीट लिया हुआ है, चाहे इसमें पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, ये जो है, तो इसमें से क्या करेंगे, कोई एक पार्ट ले लेंगे, ठीक है। इस पे हमने चार्ज मान लिया DQ मान लिया, और इसका जो पूरे का पूरे सरफेस एरिया क्या होगा, S मान लिया या A मान लो। सिंपली अगर S माने तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, DS। तो जो DS एरिया पे चार्ज है, चार्ज ऑन DS एरिया कितना हो गया, DQ हो गया। तो यूनिट एरिया पे कितना होगा, यूनिट एरिया पे जो हो जाएगा यूनिटरी मेथड से DQ अपॉन DS हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। यानी कि यहाँ से हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया और पर यूनिट सरफेस, इसी को हम लोग सिग्मा डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से हमको क्या मिल गया, इस छोटे से एरिया पे जो हमको मिल गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर पूरे के पूरे सरफेस पे हमको चार्ज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो टोटल चार्ज on the surface area A पे अगर हमको बताना तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे DQ इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, सिग्मा इंटू DS। टोटल निकालना होगा तो DQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू DS। अगेन सिग्मा कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये D का आ जाएगा, Q टोटल आ जाएगा, Q टोटल हमारे पास आ गया, सिग्मा कांस्टेंट। और सारे DS को, छोटे छोटे DS को जब सबको ऐड कर लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, S के बराबर ये आ जाएगा या फिर A के बराबर आ जाएगा। तो जो हमारा Q टोटल आया वो किसके बराबर आ गया, सिग्मा इंटू A के, ये हमारा आ गया। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस चार्ज निकाल सकते हैं जब भी हमको जरूरत पड़े। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर जो है आपको यूनिट बतानी पड़े तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम, और इसकी यूनिट क्या होती है, एरिया की, मीटर स्क्वायर। तो कूलाम पर Cm-2 हो जाएगा। और इसका भी अगर डायमेंशन आपको निकालना हो
तो कूलाम का डायमेंशन अभी अभी हमने बताया वो क्या हो जाता है 80 हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी, ये आ गया इसका डायमेंशन आ गया। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन आपके पास जो है ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ उस हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। अब लास्ट जो इसका हम लोग देखने जा रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको डिनोट करते हैं हम लोग रो से। अगर हमारे पास कोई 3D ज्योमेट्री है, मैंने आपको पहले ही बताया कुछ इस तरीके की, तो चाहे वो हमारे पास क्या हो पॉजिटिव चार्ज के लिए हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज के लिए हो, कोई सा इसमें से हम क्या करेंगे वॉल्यूम को कंसीडर कर लेंगे। ये आपको दिख नहीं रहा है, मैं अभी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दिखाऊंगा। चलो और थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं हम लोग ताकि आपको समझ में आए। ये हमने क्या किया हुआ है अर्थ को जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया। बेसिकली देखिए लॉन्गिट्यूड और ये हमने क्या किया लैटिट्यूड में इस तरीके से। तो ये जो मैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लिख रहा हूँ ये आपको दिख एरिया रहा है बट ये 3D है। 3D और अच्छे से बनाने के लिए अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखाऊं, ये आपको कुछ कुछ फील दे रहा होगा कि कोई हम क्या करें डीवी वॉल्यूम ले लें जिस पे DQ चार्ज हो। ठीक है, तो द चार्ज ऑन स्मॉल वॉल्यूम dV इज DQ। तो यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा DQ अपॉन DV हो गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रो। यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज होता है तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर टोटल चार्ज आपको निकालना है, तो आप क्या करिए यहाँ से DQ इज इक्वल टू इतने पे मिल गया हमको। अब DQ इज इक्वल टू क्या हो गया रो इंटू DV। बस इंटीग्रेट कर दीजिए, DQ को हमने क्या किया इंटीग्रेट कर दिया रो DV के साथ में। अब रो तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सारे DQ को जोड़ लेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो जो हमारा आएगा Q टोटल आएगा, Q टोटल जो आएगा वो आ जाएगा आपका रो बाहर आ गया। सभी के सभी वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा जो इसका कंप्लीट वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r³ वो आ जाएगा। अब अगर इसकी यूनिट हमको डिफाइन करनी हो तो इसकी यूनिट क्या होती है कूलम, इसकी मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया Cm-3 हो गया। इसका अगर डायमेंशन निकालना है तो इसका 80 होता है, इसका L³ होता है। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे L-3 80। ठीक है, नीचे से ले जब ऊपर लेके जाएंगे वो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। वैसे सरफेस में भी देख लीजिएगा, अगर मैंने L² लिखा होगा तो उसको L-2 लिखिएगा, और लाइन में अगर लिखा होगा तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है। ध्यान से देखिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे
लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे अगर हम ध्यान से बात करें, ये देखिए कैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफाइन है। ये डी क्यू इजक्वल टू क्या गया, लेमडा डी एल। मैंने आपको पहले ही बताया था लेमडा इजक्वल टू क्या बताया है, डी क्यू अपॉन डी एल बताया। तो डी क्यू इजक्वल टू यहाँ से क्या बचा था, लेमडा इंटू डी एल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से लेंथ के कारण इस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या फोर्स निकालना है तो इस पर लगने वाला फोर्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए क्यू नॉट इंटू क्यू। ऑब्वियस सी बात है, जिन दो फोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट है डी एफ इक्वल टू, चूंकि स्मॉल है, चूंकि ये स्मॉल है तो इसी कारण जो फोर्स होगा वो भी स्मॉल होगा, इसलिए इसको डी एफ से लिखा गया 1/4πε0 Q1। Q1 को हमने क्यू नॉट बोल दिया है इसको। ठीक है, Q2 को हमने क्या लिख दिया, डी क्यू रख दिया, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर। और यहाँ पे अब डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू डी एल लिख सकते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई। अब इसके कारण हमको मिल गया। अब टोटल चार्जेस के कारण अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस सभी को इंटीग्रेट कर देंगे। भाई इतने लिया है, वैसे यहाँ मान लें, यहाँ मान लें, यहाँ मान लें, यहाँ मान लें, सभी के कारण हमने क्या किया, दोनों तरफ को क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। इधर भी इंटीग्रेट कर दिया और इधर भी इंटीग्रेट, सारे डी एफ डी एफ डी एफ को इस पर नेट डी एफ को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, टोटल नेट फोर्स आ जाएगा। क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 4πε0 वो तो बाहर आ जाएगा। लेमडा डी एल क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर के साथ में, ये पूरे के पूरे आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए एल लिखा हुआ, इसको बोला गया इंटीग्रेशन क्या होगा। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, नेट फोर्स। आपको बस चार्ज पता हो यहाँ से, क्यू टोटल देखिए आपको पता चल गया, वहां से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में वैल्यूज क्या होंगी, ये गिवन होंगी, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। वैसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी आपको सिखाया था मैंने, और सिखाया था सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। वैसे यहाँ पे लिया गया है डी क्यू अपॉन डी एस, तो यहाँ से सिग्मा क्या आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। इसके कारण अगर फोर्स को ध्यान से देखें, क्यू नॉट की ओर हमने रख दिया, सिंपल से जैसे टोटल को ऐड करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सिग्मा इंटू डी एस आ गया। ठीक है, वैसे ही आ गया, टोटल चार्ज को उठा के रख दीजिए उसके कारण, तो आपको क्या मिल जाएगा। वैसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको मैंने सिखाया है, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी बी। जैसे ही आपको टोटल डी क्यू मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल आप करिए डी क्यू को रख दीजिए, सारा स्टेप इसी के तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड इट आउट, इजिली इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक इसमें मैंने लास्ट टाइम भी एक पॉइंट आप लोगों को करवाया था, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ध्यान से, जो मीडियम के लिए और एयर या वैक्यूम के लिए मैंने फोर्सेस को बताए थे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये आया था, हमने जो मीडियम के लिए एयर के लिए बताया था, जो हमारे पास फोर्सेस थे एयर के लिए, वो था F इज इक्वल टू 1 अपॉन एयर के लिए 4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था। तो वैसे ही F किसी भी मीडियम के लिए अगर निकालेंगे तो 1/4πε0, ये एप्सिलॉन आर कम हो जाता है। जैसे ही एयर या वैक्यूम के अलावा इन दोनों चार्जेस को कहीं भी रखते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, इसके कंपैरिजन में कम होती है। और कितने से कम होती है, डिनोमिनेटर में जब किसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो उसी को हम क्या करेंगे, तो इसको बोलते हैं ये रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इस पे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ध्यान से, अगर आप देखें इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये देखिए इसको इतने से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर मैंने EM लिख दिया तो यहाँ EM को हम क्या लिख सकते हैं, मीडियम में ε0 EI। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या लिखी हुई है, इसको EM या E को क्या बोलते हैं, नाम दिया गया, थोड़ा खतरनाक नाम दिया गया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
या इसी को दिया, इसको बोला गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी मीडियम एनी मीडियम, और ये परमिटिविटी आप क्या है, फ्री स्पेस है। इससे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, इस वजह से इसको मैंने क्या किया आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास बेसिक चीज़ें थी वो क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें थी वो हमारे पास हो गई ख़त्म। अब हमने देखा कि जो इतनी लंबी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चली है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा है, जाना है अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया था। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक से ज़्यादा चार्जेस के लिए और फोर्सेस के लिए भी क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। लेकिन अगर ध्यान से देखें, अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आप गए होंगे दो चार्ज के लिए तब भी ठीक है, सिमेट्री है तब भी, चार्ज 4 चार्जेस के लिए जो हमने स्क्वायर पे रखा था तब भी आसान है। लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे आ जाएं, तो वैसे मैंने आपको सिखा रखा, कंपोनेंट मेथड भी सिखा रखा है, उससे भी आप क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई हमारे पास बहुत ईजीएस्ट वे है जिससे हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को ईजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई और लॉ नहीं आना चाहिए। आप इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी सिंपल सा हम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रिंग के लिए पूछ लें, रिंग पे हमने कोई चार्ज ले लिया, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पूछ लें, अगर आप उस मेथड से जाएंगे जो आपने पढ़ा है तो इसको क्या मानेंगे, सिंपल सा चार्ज मानेंगे। रिंग के कारण इसको क्या हो जाएगा, ये आपका लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा इंटू DL आ जाएगा इस पे चार्ज। इसके कारण आप निकालेंगे, जिस पॉइंट P पे निकालना होगा आपको, किसी पॉइंट P पे निकालना होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा एंगल होगा। अब सोचिए आप क्या करेंगे, इसके कारण निकालेंगे, सबके कारण निकाल के फिर इसको ऐड करेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है, जो हमने अभी तक के लिए मेथड इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ रखा है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर आप जो है कुछ अलग सिचुएशन ले लें, बहुत कॉमन सिचुएशन अगर ना रहे, इसी में काफ़ी टाइम, काफ़ी बड़ा इंटीग्रेशन आएगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग निकालना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट अ पॉइंट P सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग जो है, या सेमी सर्कुलर रिंग के कारण निकालना चाहें, तो काफ़ी भयानक इंटीग्रेशन आता है, उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन है? द आंसर इज यस। इसका एक ही सॉल्यूशन है, हमारे एक भाई साहब हैं गॉस लॉ, जिन्होंने इससे रिलेटेड क्या किया, एक लॉ ला के ईजिली बताया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को काफ़ी ईजी वे में निकाल सकते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस के लिए बहुत ईजी वे में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो गॉस लॉ स्टार्ट होने जा रहा है। तो इन्होंने गॉस थियरम के नाम से भी जाना जाता है। एक साइंटिस्ट गॉस थे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट दिया, बहुत ही बेहतरीन जो है एक्सप्रेशन दिया, जिसके द्वारा हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना क्या हो गया, बेहद ही आसान हो गया। कई बार तो इतना आसान हो गया कि हम लोग केवल देख के ही बता सकते हैं, प्रोवाइडेड इनके कंडीशन को हम लोग क्या करें, फॉलो करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग गॉस लॉ से निकालना सीखेंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है वो गॉस थ्योरम या गॉस लॉ आने वाला है। इसी को जो है गॉस लॉ भी बोलते हैं। ये लॉ इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे ही आप लोगों को पता होगा कि मोशन के किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए मोशन के 3 लॉज जिन्होंने न्यूटन ने दिए, न्यूटन के तीनों लॉ, मोशन का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या लगाते हैं, न्यूटन्स के तीनों लॉ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों लॉ को लगा के साथ में आप क्या लगा दीजिए, यूनिवर्सल लॉ लगा दीजिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो मोशन से रिलेटेड है। इन चारों को लगा के मोशन की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में यानी कि जो हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया है, 4 इक्वेशन दिया है। अगर उन चारों इक्वेशन को हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर लें, उनको समझ लें, तो हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मास्टर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं करने वाली है।
उसमें से मैक्सवेल का पहला इक्वेशन जो बैठा हुआ है वो गॉस लॉ के फॉर्म में भी बैठा हुआ है। इसलिए गॉस लॉ को हमारे लिए समझना क्या हो जाता है, और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। गॉस लॉ को समझने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं। जैसे हम लोग समझेंगे कि जो है यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है या एरिया वेक्टर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर समझने के बाद एरिया वेक्टर समझेंगे। फिर उसके बाद एक एंगल होता है सॉलिड एंगल। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, दो एंगल पढ़ाया था, एक प्लेन एंगल पढ़ाया था, एक सॉलिड एंगल पढ़ाया था जब क्लास 11th के हमने पहले यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर को पढ़ाया था, जिसकी रेडियन और स्टेरेडियन यूनिट होती। तो आपको समझ में आएगा कि पहली बार सॉलिड एंगल मैंने बताया, अभी तक आपको आगे बताऊंगा। सॉलिड एंगल का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, सॉलिड एंगल पढ़ेंगे। फिर हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ को हिट करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तो आज हमने क्या क्या देख लिया। आज के वीडियो में हमने शुरू किया था कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है। वो फोर्स जो लगता है वो उस पर जो है कितना फोर्स लगता है, उस पर कितना टॉर्क लगता है। फोर्स जो आता था 0 आता था, टॉर्क जो आता था वो आता था टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा या पी क्रॉस ई। तो टॉर्क के डायरेक्शन को भी हमने देख लिया था, राइट हैंड रूल से या क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग दे सकते थे उसके रूल को हम लोगों ने दिया था। और जो है टॉर्क की डायरेक्शन भी अलग अलग एंगल्स के लिए हम लोगों ने निकाल के देख लिया था। फिर उसके बाद हमने जो देखा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा। डायपोल के बाद हमने क्या देखा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, जिसमें हम लोगों ने उसको कंपेयर किया मास से जिसमें हम लोग लीनियर डेंसिटी, एरिया डेंसिटी और मास के लिए और वॉल्यूम डेंसिटी डिफाइन करते हैं। जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन किया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के आपके समय के लिए धन्यवाद।